मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। नाम मेरा बलदेव सिंह है। उम्र 42 साल। पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ। और यह मेरी जिंदगी की वह रात है जिसे याद करते ही आज भी मेरी हथेलियां पसीने से भर जाती हैं। मेरे घर में बूढ़ी माँ है जो हर सुबह उठकर तुलसी में पानी चढ़ाती है। पत्नी है जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से हर महीने के खर्च और बच्चों की फीस को लेकर टूट जाती है। दो बच्चे हैं जिनके सपने मेरे ट्रक के हर चक्के के साथ घूमते रहते हैं। बड़ा बेटा 10वीं में है और छोटा अभी चौथी में। उस दिन घर से निकलते समय माँ ने हमेशा की तरह मेरे माथे पर हल्का सा तिलक लगाया था और कहा था, बेटा, रास्ता चाहे जैसा हो, राम का नाम लेते रहना। मैं हंस दिया था लेकिन मन के अंदर कहीं एक अजीब सा बोझ था, क्योंकि इस बार माल बहुत जरूरी था। अगर समय पर नहीं पहुंचा तो पैसे कटने तय थे। मेरे साथ खलासी था गुरप्रीत। उम्र मुश्किल से 25 साल। नया नया इस लाइन में आया था। दिल का साफ लेकिन डर जल्दी जाने वाला। ट्रक पुराना था लेकिन भरोसेमंद। रात करीब 11:30 बजे हम लोग पंजाब हाईवे के उस हिस्से पर पहुंचे जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। दोनों तरफ खेत, कहीं कहीं जले हुए ढाबों के ढांचे। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। गुरप्रीत ने चाय की बात की लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मन में बस एक ही बात थी कि सुबह होने से पहले उतारा पार करना जरूरी है। रात गहरी होती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी में सड़क ऐसे भाग रही थी जैसे किसी ने काला कपड़ा बिछा दिया हो। तभी अचानक पेट्रोल पंप की पीली सी लाइट दिखाई दी। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि ट्रक ने झटका लिया। एक जोर की आवाज हुई और इंजन जैसे दम तोड़ बैठा। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के किनारे उस सुनसान पेट्रोल पंप के सामने रुक गया, जहां न कोई आदमी दिख रहा था, न कोई आवाज। बस हवा थी जो अजीब सी सरसराहट कर रही थी। गुरप्रीत नीचे उतरा और बोला, वीर जी, ये पंप तो बंद लग रहा है। मैंने चाबी घुमाई। दोबारा कोशिश की। तीसरी बार भी इंजन नहीं बोला। उस पल मेरे दिमाग में घर, बच्चे, पैसे सब एक साथ घूम गए। माँ की बात याद आई और अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, हे भगवान, आज की रात कट जाए बस। तभी अचानक पेट्रोल पंप के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई और यहीं से शुरू हुआ वह खौफ जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। पेट्रोल पंप के पीछे से आती वह आहट कोई तेज आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे जमीन पर घिसटते हुए चल रहा हो। गुरप्रीत ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे मन में था, कि इस सुनसान जगह पर इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और ट्रक के केबिन में बैठे बैठे शीशे से बाहर झांकने लगा। पेट्रोल पंप की एकमात्र ट्यूबलाइट हवा में हिल रही थी और उसकी रोशनी कभी तेज हो जाती थी तो कभी बुझने सी लगती थी। उस रोशनी में पंप के खंभे की परछाई लंबी होकर सड़क तक फैल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हो। गुरप्रीत नीचे उतर चुका था। उसके हाथ में टॉर्च थी लेकिन उसकी रोशनी कांप रही थी। मैंने खिड़की से कहा, ओए, ज्यादा आगे मत जाना। वह रुका, फिर बोला, वीर जी, यहां तो कोई है नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसी पल हवा तेज चली और पंप के पीछे पड़े खाली ड्रम आपस में टकरा गए। आवाज इतनी अचानक थी कि मेरे सीने में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मैं भी नीचे उतर आया। जमीन ठंडी थी और जूतों के नीचे कुछ गीला सा महसूस हो रहा था। शायद ओस थी या कुछ और। उस अंधेरे में सब एक जैसा लगता है। मैंने आदतन जेब से अगरबत्ती निकालने की सोची, लेकिन याद आया कि ट्रक में ही रह गई है। माँ हमेशा कहती थी कि अनजान जगह पर रुकना पड़े तो थोड़ा सा धूप या अगरबत्ती जला देना, मन को तसल्ली रहती है। उस पल पहली बार मुझे लगा कि माँ की हर बात सिर्फ वो परंपरा नहीं थी। हम दोनों पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कुर्सी उलटी पड़ी थी और दीवार पर टंगी देवी की तस्वीर धूल से ढकी हुई थी। मैंने तस्वीर की तरफ देखा और अनजाने में हाथ जोड़ लिए। गुरप्रीत ने धीरे से कहा, वीर जी, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे कानों में अब कुछ और ही सुनाई दे रहा था, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लहजा ऐसा था जैसे कोई बहुत दुखी हो। अचानक गुरप्रीत की टॉर्च उसी कोने पर पड़ी जहां से आवाज आ रही थी, और उस रोशनी में जो दिखा उसने हमारे पैरों से जमीन खींच ली। वहां कोई आदमी नहीं था, बस एक पुरानी सी चादर जमीन पर पड़ी थी और उसके ऊपर तेल के काले धब्बे थे।
लेकिन अजीब बात यह थी कि चादर अपने आप हिल रही थी, जैसे उसके नीचे कोई सांस ले रहा हो। गुरप्रीत पीछे हट गया और बोला, वीर जी, चलो यहां से, ट्रक चाहे यहीं छोड़ दें। उसके मुंह से यह बात निकलते ही मुझे अपने बच्चों का चेहरा याद आ गया। उनका स्कूल, उनकी दवाइयां, सब कुछ उस ट्रक से जुड़ा था। मैंने जोर से कहा, कोई नहीं है, डर मत। लेकिन मेरी आवाज खुद मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसी पल पंप के बाहर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वह हंसी आम हंसी जैसी नहीं थी। उसमें न खुशी थी न मजाक, उसमें बस खालीपन था। ऐसा खालीपन जो इंसान की हड्डियों तक ठंडक पहुंचा दे। गुरप्रीत लगभग रोने लगा। मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, नाम जप, जो भी याद आता है। वह वाहेगुरु बोलने लगा और मैं मन ही मन राम का नाम लेने लगा। हम जैसे ही बाहर निकले, मैंने देखा कि ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई है, जबकि चाबी मेरे पास थी। उस रोशनी में सड़क के उस पार एक आकृति खड़ी थी, लंबी झुकी हुई, सिर नीचे की तरफ, चेहरे का कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना दिख रहा था कि उसके बाल जमीन तक लटक रहे हैं। हवा में उसके कपड़े हिल रहे थे, लेकिन पैर जमीन को छूते नजर नहीं आ रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह रात साधारण नहीं है, और यह उतारा सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि हमारे हौसले का भी है। मैंने गुरप्रीत को ट्रक में बैठने को कहा। वह लगभग भागता हुआ चढ़ा। मैंने भी ड्राइवर सीट संभाली। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर खामोश रहा। बाहर वह आकृति अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात थी कि चाहे जो हो जाए, इस ट्रक को यहां से निकालना ही होगा। उस आकृति के हमारी तरफ बढ़ते ही मेरे भीतर का डर किसी उफनती नदी की तरफ फैल गया। लेकिन उसी डर के बीच कहीं ना कहीं एक जिद भी जाग उठी कि अगर आज मैंने हार मान ली, तो कल अपने बच्चों की आंखों में कैसे देख पाऊंगा। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई। इंजन ने जैसे कराहते हुए जवाब दिया। गुरप्रीत सीट पर सिकुड़ा बैठा था और उसके होंठ बिना आवाज के कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद दुआ, या शायद अपने घर की याद। बाहर वह आकृति अब हेडलाइट की पूरी रोशनी में आ चुकी थी, और पहली बार मुझे लगा कि वह इंसान जैसी ही है, लेकिन बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई, जैसे बरसों से चल रही हो और कहीं पहुंच ना पाई हो। हंसी अचानक रुक गई और उसकी जगह एक भारी सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी चुभने लगी। वह हमारे ट्रक से कुछ ही कदम की दूरी पर ठहर गई और फिर उसने सिर उठाया। चेहरा पूरा साफ नहीं दिखा, लेकिन आंखों की जगह दो काले गड्ढे से थे, जिनमें रोशनी गिरते ही ऐसा लगा जैसे अंधेरा और गाढ़ा हो गया हो। गुरप्रीत चीखने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उस पल मुझे माँ का कहा हुआ हर मंत्र, हर पूजा, हर दीपक याद आ रहा था, और पहली बार लगा कि इंसान अकेला नहीं होता जब वह दिल से किसी पर भरोसा करता है। मैंने खिड़की थोड़ा सा नीचे किया और भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जवाब में हवा तेज चली और पेट्रोल पंप के खंभे फिर से चरमराने लगे। फिर उस आकृति से एक धीमी आवाज निकली, इतनी धीमी कि शब्द साफ नहीं थे, लेकिन दर्द साफ था। ऐसा दर्द जो पेट में नहीं, बल्कि आत्मा में बस जाता है। गुरप्रीत फूट फूट कर रोने लगा और बोला, वीर जी, इसे कुछ चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि यह कोई हमला करने नहीं आई है, यह कोई कहानी लेकर आई है, अधूरी कहानी। अचानक ट्रक के पीछे से किसी ने जोर से टक्कर मारी। मैं चौंक गया। शीशे से पीछे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उस झटके से इंजन ने एक बार जोर से आवाज की, जैसे किसी ने सोते हुए आदमी को झकझोर दिया हो। मैंने तुरंत चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने धीमी लेकिन लगातार आवाज पकड़ ली। मेरे सीने से जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन बाहर खड़ी आकृति ने अब अपना हाथ उठाया और इशारे से हमें रुकने को कहा। उस हाथ की उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी हादसे में टूट गई हों। मेरे दिमाग में दो बातें टकरा रही थीं, एक तरफ जान बचाने की जल्दी और दूसरी तरफ उस आवाज में छुपा दर्द। मैंने ट्रक न्यूट्रल में डाल दिया और बाहर झांक कर बोला, कहना क्या चाहती हो? वह धीरे धीरे पेट्रोल पंप की तरफ घूमी और फिर जमीन पर बैठ गई। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा भारी हो गई हो। उसने जमीन पर उंगली से कुछ खींचा। मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन गुरप्रीत फुसफुसाया, वीर जी, ये ट्रक का निशान बना रही है। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस निशान में वही मोड़ था जहां कुछ साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा। यह पंप बंद क्यों था?
यहाँ कोई क्यों नहीं रुकता था और यह उतारा क्यों बदनाम था। उस आकृति की आवाज अब साफ हो गई थी। उसने बताया नहीं, लेकिन महसूस कराया कि वह भी कभी किसी की बेटी, किसी की माँ रही होगी, किसी ट्रक की हेडलाइट में आखिरी बार जिंदगी देखी होगी और फिर यहीं कहीं खो गई होगी। गुरप्रीत ने अपने गले से कड़ा निकाला और कांपते हाथों से जमीन पर रख दिया। मैंने जेब से सिक्का निकालकर देवी की तस्वीर के सामने रख दिया। न कोई सौदा था, न कोई दिखावा, बस इंसानियत का एक छोटा सा इशारा। उस आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। हवा फिर चली, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ दी हो। उसने उठकर सड़क की तरफ इशारा किया, उसी तरफ जहां हमें जाना था, और फिर वह पीछे हटने लगी। हर कदम के साथ उसका रूप धुंधला होता गया। आखिरकार वह उसी अंधेरे में घुल गई जहां से आई थी। पेट्रोल पंप की ट्यूब लाइट अब स्थिर जल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ट्रक गियर में डाला। गुरप्रीत ने आखिरी बार शीशे से बाहर देखा और बोला, वीर जी, शायद आज हम किसी की कहानी का आखिरी पन्ना पढ़कर जा रहे हैं। मैंने बिना जवाब दिए एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाईवे फिर से हमारे नीचे दौड़ने लगा। लेकिन अब यह रास्ता पहले जैसा नहीं था। अब हर मोड़ पर मुझे लगता था कि कोई देख रहा है, कोई उम्मीद लगाए बैठा है। और मुझे समझ आ गया था कि मंजिल तक पहुंचना सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। ट्रक जैसे ही पेट्रोल पंप की सीमा से बाहर निकला, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रात अब और भी गहरी हो चुकी है। सड़क पर हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। खेतों की तरफ से आती हवा में अजीब सी नमी थी और उसमें मिट्टी के साथ किसी जली हुई चीज की गंध घुली हुई थी। गुरप्रीत अब भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि हम सच में वहां से निकल आए हैं। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि यह उतारा हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक ट्रक के रेडियो में अपने आप आवाज आने लगी, जबकि वह महीनों से खराब पड़ा था। पहले हल्की सी खरखराहट, फिर जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड की सुई अटक गई हो, और उसके बाद एक बहुत पुरानी पंजाबी लोक धुन बजने लगी। वह धुन मैंने बचपन में मेलों में सुनी थी, लेकिन इस सुनसान हाईवे पर इस वक्त वह संगीत मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। गुरप्रीत ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब घूम ही नहीं रहा था। आवाज और तेज होती जा रही थी। उसी समय मुझे लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई और चल रहा है। शीशे में देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल कह रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। सड़क का वह हिस्सा जहां उतारा शुरू होता है, वहां ढलान अचानक बहुत तीखी हो जाती है। मैंने गियर कम किया और ब्रेक पर पैर रखा। तभी गुरप्रीत चिल्लाया, वीर जी, आगे देखो। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी धुंधली आकृतियां थीं, जैसे कई परछाइयां एक दूसरे में घुली हुई हों। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। दिमाग ने कहा, ब्रेक मारो, लेकिन दिल ने कहा कि अगर रुके तो वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक की मशीन जैसे चीख उठी। वह परछाई हमारे सामने से हटने लगी, लेकिन उसकी आंखें अब भी हमें देख रही थीं। गुरप्रीत ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से नाम जपने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक भरोसा जो शायद हमें आगे धकेल रहा था। जैसे ही हम उतारे के बीच पहुंचे, सड़क के दोनों ओर पेड़ अचानक बहुत पास आ गए। उनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया हो। ट्रक की बॉडी से कुछ टकराने की आवाज आई। शायद सूखी टहनी थी, लेकिन उस आवाज ने मेरे अंदर छुपा डर बाहर निकाल दिया। मुझे लगा जैसे कोई हमारे ट्रक को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। स्पीड कम होने लगी। इंजन फिर से भारी सांस लेने लगा। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगर आज जिंदा बच गए तो मां को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और इस काम को सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझकर करूंगा। उसी पल गुरप्रीत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, वीर जी, पीछे मत देखना। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। बस आगे देखता रहा, आगे जहां सड़क थोड़ी सी सीधी होने लगी थी। अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रक उछल सा गया। लगा जैसे किसी ने नीचे से पकड़कर छोड़ दिया हो। उसी झटके के साथ रेडियो बंद हो गया। हवा की आवाज सामान्य हो गई और पेड़ पीछे छूटने लगे। मैंने महसूस किया कि उतारे का सबसे खतरनाक हिस्सा शायद पीछे रह गया है, लेकिन दिल अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था।
क्योंकि इस हाईवे पर मैंने सीख लिया था कि यहाँ कुछ भी एक बार में खत्म नहीं होता। हम थोड़ी दूर जाकर रुके। गुरप्रीत ने गहरी सांस ली और बोला, वीर जी, मुझे लगा था आज यहीं रह जाएंगे। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ था, लेकिन उसके भीतर एक मजबूती भी जन्म ले चुकी थी। मैंने ट्रक फिर से चलाया और मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, इस रात को बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मंजिल अब सिर्फ जगह नहीं थी, वह हमारे हौसले की परीक्षा बन चुकी थी। उतारे का वह हिस्सा पीछे छूट चुका था, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। ट्रक अब समतल सड़क पर था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहिए किसी अनदेखी चीज के ऊपर से गुजर रहे हों। गुरप्रीत चुप था, बहुत ज्यादा चुप। उसकी खामोशी मुझे उसकी घबराहट से भी ज्यादा डराने लगी। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? उसने पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, वीर जी, एक बात बताऊं। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि मैंने तुरंत स्पीड कम कर दी। उसने बताया कि जब हम पेट्रोल पंप पर रुके थे, तब उसने उस औरत को सिर्फ बाहर नहीं देखा था, उसने उसे ट्रक के पीछे खड़ा भी देखा था। बिल्कुल पास, इतनी पास कि वह उसके कान में कुछ फुसफुसाई थी। गुरप्रीत के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि उसे साफ शब्द तो समझ नहीं आए, लेकिन बार बार एक ही बात महसूस हुई कि रुको मत, अगर रुके तो यहीं रह जाओगे। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही बात मेरे दिल में भी बार बार उठ रही थी। हाईवे अब और ज्यादा सुनसान हो चुका था। न कोई ढाबा, न कोई ट्रक, न कोई लाइट। मोबाइल तो कब का शोपीस बन चुका था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और इंजन की आवाज, और उन दोनों के बीच हमारी धड़कनें। मुझे याद आया कि इस हिस्से को लोग मौन पट्टी कहते हैं। यहाँ कई हादसे हुए थे, कई लोग अचानक गायब हो गए थे, और जो बचे थे वे कभी खुलकर कुछ बता नहीं पाए थे। उस वक्त मुझे लगा कि शायद हम भी उसी कहानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, जबकि बाहर मौसम वैसा ही था। गुरप्रीत ने अपनी शॉल और कसकर लपेट ली। मैंने हीटर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी ठंडी हवा ही निकल रही थी। शीशे के किनारों पर हल्की सी भाप जमने लगी, और उसी भाप में जैसे किसी ने उंगली से कुछ लिखा हो। मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, लेकिन गुरप्रीत ने फुसफुसाकर कहा, वीर जी, ये रास्ते का नाम है। मेरी नजर जैसे पत्थर की हो गई, क्योंकि वही नाम मैंने पहले भी सुना था। हादसों के साथ, गुमशुदगियों के साथ। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ सा मंदिर दिखाई दिया। आधी छत गिरी हुई, अंदर अंधेरा, लेकिन सामने जली हुई दिए की कालिख अब भी मौजूद थी। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक थोड़ा साइड में रोका। गुरप्रीत ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। हम दोनों नीचे उतरे। मैंने जेब से अगरबत्ती निकाली, शायद किस्मत से बची हुई थी, जलाकर मंदिर के सामने रख दी। न कोई मंत्र ठीक से याद था, न कोई विधि, बस मन से हाथ जोड़ दिए। उस पल मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी नरम हो गई हो। जैसे ही हम वापस ट्रक में बैठे, इंजन की आवाज पहले से ज्यादा स्थिर लगने लगी। गुरप्रीत ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें सड़क पर एक ट्रक खड़ा दिखा, बिल्कुल बीचों बीच, बिना लाइट के, बिना किसी हलचल के। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। पास जाकर देखा तो वह ट्रक बहुत पुराना था। नंबर प्लेट जंग खाई हुई, केबिन खाली, लेकिन ड्राइवर सीट पर खून जैसे काले धब्बे सूखे हुए थे। गुरप्रीत का सब्र टूट गया। वह बोला, वीर जी, हम क्यों नहीं लौट जाते? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार सख्त आवाज में कहा, लौटने का रास्ता यहां से ज्यादा खतरनाक है। यह कहते हुए मुझे खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन पता था कि अब पीछे जाना मतलब उस उतारे की गोद में फिर से जाना, और वह गोद इंसानों को वापस नहीं देती। हमने उस खड़े ट्रक को पार किया, और जैसे ही आगे निकले, मुझे लगा किसी ने हमारे ट्रक पर पत्थर मारा हो। एक थक की आवाज आई। गुरप्रीत ने चीख कर पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था, बस सड़क, अंधेरा और वह सन्नाटा जो धीरे धीरे हमारी रूह में उतरता जा रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि यह सफर सिर्फ डर का नहीं है, यह हमारी हिम्मत, हमारे विश्वास और हमारे रिश्तों की परीक्षा है, और यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। उस पत्थर जैसी आवाज के बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें शब्दों की जगह सिर्फ डर सांस लेता है। गुरप्रीत ने शीशे से बाहर देखना छोड़ दिया था, और मैं आगे सड़क से नजर नहीं हटा पा रहा था। दोनों को पता था कि अब जो भी सामने आएगा वह पहले से ज्यादा आसान नहीं होगा।
हाईवे का यह हिस्सा ऐसा था जहां रात खुद को और गहरा कर लेती है, जैसे अंधेरा भी यहां थक कर बैठ गया हो। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ पड़ा हुआ दिखा। पहले तो लगा कोई बड़ा सा पत्थर है, लेकिन जैसे जैसे पास आए, दिल बैठने लगा। वह एक बस थी, आधी जली हुई, खिड़कियां टूट चुकी थीं और बॉडी पर काले जले हुए निशान साफ दिख रहे थे। बस सड़क से थोड़ा नीचे गड्ढे में फंसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती वहां धकेल दिया हो। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक अपने आप रुक गया। गुरप्रीत की सांस तेज हो गई। बस के पास जाते ही हवा में जली हुई रबर और पुराने धुएं की बदबू फैल गई। मुझे याद आया कि सालों पहले इसी हाईवे पर एक बस हादसा हुआ था। आग लगी थी, कई लोग जिंदा जल गए थे। खबरों में आया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल गए थे। उस पल मुझे लगा कि हम उसी भूली हुई खबर के सामने खड़े हैं। गुरप्रीत ने धीरे से कहा, वीर जी, यहां कोई है? मैंने ध्यान दिया तो देखा कि बस के पीछे एक आदमी बैठा था। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में डर और थकान दोनों। वह आदमी जिंदा था, ये समझने में मुझे एक पल लगा। वह धीरे धीरे उठा और हमारे पास आया। उसकी चाल लड़खड़ाती हुई थी। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, रुको मत। वही शब्द जो पहले भी हमें सुनाई दिए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था यहाँ? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात, उतारा, आग और वो लोग जो दिखते नहीं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे शब्द नहीं ढो सकते। गुरप्रीत ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। आदमी ने एक घूंट लिया और फिर सड़क की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो भी इस रास्ते पर रुका वो कभी पूरा नहीं निकला। कुछ लोग यहीं रह गए, कुछ की परछाइयां। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने बताया कि वह बस का कंडक्टर था। हादसे के बाद सब उसे मरा हुआ समझकर चले गए, लेकिन वह किसी तरह बच गया और तब से इस हाईवे से निकल नहीं पाया, जैसे रास्ते ने उसे छोड़ने से मना कर दिया हो। मेरे अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी जाग उठा। गुस्सा उस रास्ते पर, उस सिस्टम पर और शायद किस्मत पर भी। मैंने उससे कहा, हम रुकेंगे नहीं, हमें जाना है। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, नाम जपते रहना और पीछे मत देखना। वही चेतावनी, वही शब्द जो इस रात हर किसी की जुबान पर थे। हम वापस ट्रक में बैठे। गुरप्रीत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछने की कोशिश कर रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने बिना हिचक आवाज पकड़ ली, जैसे वह भी अब इस कहानी को जान चुका हो। जैसे ही हमने बस को पार किया, मुझे लगा किसी ने हमारे ट्रक की बॉडी को छुआ हो। एक ठंडा सा एहसास, लेकिन मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी दूर आगे निकलते ही सड़क पर हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी, शायद किसी गांव की। बस और उस आदमी को पीछे छोड़ने के बाद ट्रक जैसे किसी और ही सड़क पर चलने लगा था। रोशनी अब साफ साफ दिख रही थी, लेकिन वह रोशनी किसी ढाबे या पेट्रोल पंप की नहीं थी। वह अजीब सी पीली रोशनी थी, जो आमतौर पर गांवों के पुराने बल्बों से आती है। गुरप्रीत ने राहत की सांस ली और बोला, वीर जी, लगता है कोई बस्ती आ गई। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि इस हाईवे के नक्शे में यहाँ कोई गांव है। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, सड़क अपने आप संकरी होती गई। दोनों तरफ मिट्टी के घर दिखने लगे, कुछ टूटे हुए, कुछ आधे जले हुए और कुछ ऐसे जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही न हो। कहीं कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। बस बल्ब जल रहे थे। दरवाजे खुले थे, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गुरप्रीत ने धीमी आवाज में कहा, वीर जी, ये गांव जिंदा लग नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। हम ट्रक लेकर गांव के बीच से गुजरने लगे। तभी अचानक सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, सिर ढका हुआ, हाथ में लाठी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। वह औरत धीरे धीरे हमारे पास आई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। उसने मुझे देखा और बोली, रात में यहां कौन रुकता है? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कोई आम गांव की बुजुर्ग। मैंने उसे सारी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि रास्ता भटक गए हैं। उसने गहरी सांस ली और बोली, इस गांव में कोई रास्ता नहीं पूछता, यहां से बस निकलना होता है। यह कहते हुए उसने गुरप्रीत की तरफ देखा और बोली, डर को दिल में मत बैठने दो, नहीं तो यही रह जाएगा। गुरप्रीत की आंखें भर आईं, जैसे किसी ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। बूढ़ी औरत ने हमें आगे का इशारा किया और कहा, सीधे चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखना।
चाहे जो आवाज आए। वही बात, फिर वही चेतावनी। अब यह महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हम गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, पीछे से बच्चों के हंसने की आवाज आई। बिल्कुल मासूम, बिल्कुल जिंदा। गुरप्रीत का हाथ अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने जोर से कहा, मत देख। उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। गांव से निकलते ही सड़क फिर से हाईवे में बदल गई। रोशनी अचानक गायब हो गई और अंधेरा पहले से ज्यादा घना हो गया। लेकिन इस बार दिल में थोड़ा सा भरोसा भी था, जैसे किसी ने हमें सही दिशा दिखा दी हो। गुरप्रीत ने गहरी सांस लेकर कहा, वीर जी, अगर आज बच गए तो मैं इस काम को अलग नजर से देखूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई और आंखें अपने आप नम हो गईं। तभी दूर सामने हमें बोर्ड दिखा। उस पर हमारी मंजिल का नाम लिखा था। अभी भी कई किलोमीटर बाकी थे, लेकिन पहली बार लगा कि हम सही रास्ते पर हैं। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। इंजन की आवाज स्थिर थी और मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। लेकिन यह सुकून अधूरा था, क्योंकि इस रात का सबसे आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था और मुझे पता था कि उतारा आखिरी बार हमें रोकने की कोशिश करेगा। गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा आया वह पहले से भी ज्यादा भारी था। ऐसा सन्नाटा जिसमें इंजन की आवाज भी पराई लगने लगे। सामने लिखा बोर्ड मन में उम्मीद जगा रहा था, मगर हर मीटर के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। गुरप्रीत ने सीट की पकड़ और कस ली थी और मैं स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बैठा था, जैसे अगर जरा भी डील दी तो यह रात हमें निगल जाएगी। हवा अब सीधे सामने से नहीं, बल्कि चारों तरफ से घूम घूम कर टकरा रही थी, जैसे कोई हमें घेरे हुए हो। कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि सड़क फिर से ढलान में उतरने लगी, लेकिन यह उतारा पहले वालों से अलग था। यहाँ सड़क पर काले धब्बे थे, जैसे बरसों पुराने ब्रेक के निशान, और किनारों पर जली हुई घास। गुरप्रीत ने फुसफुसाकर कहा, वीर जी, यही आखिरी उतारा लगता है। उसकी आवाज में डर से ज्यादा थकान थी, जैसे वह अब और सह नहीं पा रहा हो। मैंने गियर कम किया और ट्रक को पूरी सावधानी से उतारने लगा। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच कुछ चमका। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक उस चीज के ऊपर से गुजर गया। एक तेज चरमराहट हुई और ट्रक बाईं तरफ झुक गया। गुरप्रीत चीख पड़ा। मैंने किसी तरह कंट्रोल संभाला और ट्रक को साइड में रोका। नीचे उतरते ही देखा कि आगे का टायर फट चुका था, और यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस जगह पर रुकने का मतलब था फिर से उसी नियम को तोड़ना, रुको मत। हवा तेज हो गई और उसी हवा के साथ फिर से वही हंसी गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कई आवाजें थीं, अलग अलग। किसी में रोना, किसी में गुस्सा, किसी में तंज। गुरप्रीत कांपते हुए बोला, वीर जी, ये सब वही हैं जो यहां रह गए। मैंने टायर की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और पहली बार मन से एक ही बात निकली कि अगर आज यहां से नहीं निकले तो शायद हमारी कहानी भी कोई और सुनाएगा। मैंने स्टेपनी निकालने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। गुरप्रीत ने टॉर्च पकड़ी। उसकी रोशनी में मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे कई परछाइयां खड़ी हैं। वे पास नहीं आ रही थीं, बस देख रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हों कि हम हार मान लें। मैंने मां का दिया हुआ लाल धागा अपनी कलाई पर और कस लिया और मन ही मन नाम जपने लगा। हर घुमाव के साथ मुझे लगता था जैसे कोई मेरी मदद कर रहा हो, जैसे हाथों को ताकत मिल रही हो। टायर बदलते समय गुरप्रीत अचानक रुक गया और बोला, वीर जी, वो देखो। मैंने नजर उठाई तो देखा वही औरत सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। डरावना नहीं, बल्कि थका हुआ। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक विनती थी। उसने धीरे से सड़क के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां हमने टायर फटने से पहले ब्रेक नहीं लगाया था। मुझे समझ आ गया कि यह आखिरी इशारा है, आखिरी मदद। टायर लगते ही हवा जैसे अचानक शांत हो गई। आवाजें धीमी पड़ने लगीं, परछाइयां पीछे हटने लगीं। मैंने गुरप्रीत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर के साथ विश्वास भी था। हम दोनों ट्रक में बैठे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। वह एक ही बार में चल पड़ा, और जैसे ही हमने उतारा, पूरा किया, हेडलाइट की रोशनी में सीधी सड़क दिखाई दी, लंबी, खुली, और पहली बार पूरी तरह खाली। मेरे सीने में जो बोझ था वह थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मन जानता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मंजिल पास जरूर है, लेकिन आखिरी परीक्षा अक्सर सबसे शांत दिखती है, और उसी शांति में इंसान सबसे ज्यादा फिसलता है।
उतारा पीछे छूट चुका था और सड़क अब सीधी थी, इतनी सीधी कि आंखें थक जाईं। हेडलाइट की रोशनी में बस आगे बढ़ती काली लकीर और उसके दोनों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। रात अब अपने आखिरी पहर में थी, वह वक्त जब इंसान का शरीर थक जाता है लेकिन डर जागता रहता है। गुरप्रीत सीट से टिककर बैठ गया था। उसकी सांसें अब थोड़ी सामान्य थीं, लेकिन आंखें अब भी चौकन्नी थीं, जैसे किसी भी पल कुछ हो सकता है। हवा में अब ठंड कम थी, लेकिन एक अजीब सी भारी गंध थी, जैसे पुरानी बारिश और जंग लगी लोहे की। ट्रक की स्पीड ठीक थी, इंजन स्थिर था, फिर भी दिल बार बार कह रहा था कि यह शांति नकली है। यह वही शांति है जो तूफान से ठीक पहले आती है। मैंने पानी की बोतल उठाई, एक घूंट लिया और गुरप्रीत को भी दी। उसने पीते हुए कहा, वीर जी, अब तो सब ठीक लग रहा है। उसकी बात सुनकर मन में हल्की सी राहत आई, लेकिन मैं जानता था कि इस हाईवे पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ दूर आगे हमें एक पुराना सा माइलस्टोन दिखा। उस पर हमारी मंजिल का नाम था और दूरी बस कुछ ही किलोमीटर। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। इतने करीब आकर हारना मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर एक सफेद सी परछाई उभरी, बहुत पास, इतनी पास कि ब्रेक मारने का समय ही नहीं मिला। ट्रक अपने आप रुक गया, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। गुरप्रीत आगे की तरफ झुका और बोला, यह कैसे रुक गया? मैं भी हैरान था क्योंकि मैंने ब्रेक दबाया ही नहीं था। वह परछाई अब ट्रक के सामने खड़ी थी, वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। आंखों में गुस्सा नहीं था, उदासी भी नहीं, बस एक सख्ती थी, जैसे कोई आखिरी बात कहने आया हो। उसने हाथ उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, याद रखना, बस इतना ही। कोई लंबी कहानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। वह शब्द मेरे सीने में गूंज गया। गुरप्रीत ने कांपते हुए पूछा, क्या याद रखना? लेकिन जवाब में बस हवा चली और वह परछाई धीरे धीरे सड़क में घुल गई। जैसे ही वह गई, ट्रक अपने आप चल पड़ा। इंजन की आवाज पहले से ज्यादा तेज और साफ थी। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, न परछाइयां, न रोशनी, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे ने हमें आखिरी बार परखा हो और अब छोड़ दिया हो। गुरप्रीत ने गहरी सांस ली और पहली बार खुलकर बोला, वीर जी, मुझे लग रहा है हम बच गए। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मन जानता था कि बचना सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं होता। आसमान के एक कोने में हल्की सी लालिमा दिखने लगी थी। सुबह आने वाली थी और उसी के साथ डर भी धीरे धीरे पीछे हट रहा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब यह सफर सिर्फ डरावनी याद नहीं था, ये एक सबक बन चुका था। हर उस इंसान के लिए जो मजबूरी में रात की सड़कों पर निकलता है, जो परिवार के लिए अपने डर को निगल जाता है। गुरप्रीत खिड़की से बाहर देखने लगा और बोला, वीर जी, सूरज निकल रहा है। उसकी आवाज में राहत थी, उम्मीद थी। हमारी मंजिल अब बस कुछ ही दूरी पर थी। गोदामों की पहली लाइटें दिखने लगी थीं, ट्रकों की हलचल सुनाई देने लगी थी। लेकिन मैं जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो रात हमने देखी थी, जो चेहरे हमने महसूस किए थे, वे हमेशा हमारे साथ रहने वाले थे। और शायद यही उनका मकसद था, कि कोई उन्हें भूल न जाए। जैसे जैसे सुबह की रोशनी तेज होती गई, रात की सारी डरावनी परछाइयां पीछे छूटती चली गईं। ट्रक अब उस दुनिया में लौट आया था जहां हॉर्न की आवाज थी, मजदूरों की हलचल थी और जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। हमने गोदाम के गेट पर ट्रक रोका। चौकीदार ने सामान्य सी नजर से हमें देखा, जैसे हमने कोई असाधारण रात जी ही ना हो। वही सबसे अजीब बात थी कि जो हमारे लिए जिंदगी बदल देने वाला सफर था, वह दूसरों के लिए बस एक आम सुबह थी। मैंने ट्रक बंद किया तो हाथ अपने आप कांप गए। गुरप्रीत नीचे उतरा और जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से जमीन छूकर माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे डर के नहीं थे, वे राहत के थे। उसने कहा, वीर जी, आज समझ आया कि जिंदा पहुंचना ही सबसे बड़ी कमाई है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में भी वही बात गूंजने लगी। पैसे, समय, डिलीवरी, सब जरूरी हैं, लेकिन उनसे ऊपर जिंदगी है। माल उतरा, कागज पूरे हुए और जैसे ही काम खत्म हुआ, मैंने सबसे पहले माँ को फोन लगाया। नेटवर्क अब पूरा था। उनकी आवाज सुनते ही आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, आज पूजा में तेरा नाम लिया था। उस एक वाक्य में मुझे पूरी रात का जवाब मिल गया। पत्नी को फोन किया तो उसने बच्चों की बात करवाई। उनकी हंसी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अगर उस रात हम टूट जाते
तो यह आवाजें शायद हमेशा के लिए खामोश हो जाती। गुरप्रीत ने चुपचाप अपने गले से कड़ा निकाला और पास के छोटे से मंदिर में रख दिया। उसने कहा, वीर जी, ये मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उस रास्ते पर रह गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, क्योंकि कुछ बातों के आगे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैंने ट्रक की केबिन में बैठकर आखिरी बार शीशे से सड़क की तरफ देखा। वही सड़क जो रात में जानलेवा लग रही थी, अब साधारण दिख रही थी। लेकिन मैं जानता था कि उसकी साधारण शक्ल के पीछे कितनी कहानियां दबी हुई हैं। उस दिन के बाद मैंने एक नियम बना लिया, कभी भी लालच में रात को जोखिम नहीं लूंगा। कहीं रुकना पड़े तो डर को नहीं, अक्ल को आगे रखूंगा। और हर सफर से पहले घर की याद, माँ का आशीर्वाद और अपने साथ चलने वाले इंसान की कद्र जरूर करूंगा। क्योंकि हाईवे पर ट्रक अकेले नहीं चलते, इंसानों की नीयत और नीयत भी साथ चलती है। पंजाब हाईवे का वह उतारा आज भी वहीं है। लोग कहते हैं अब वहां सब ठीक है। शायद सच हो, शायद नहीं, लेकिन मेरे लिए वह उतारा एक सीख बन चुका है कि हर डर हमला नहीं करता। कुछ डर रास्ता दिखाने आते हैं, और अगर इंसान सुनना सीख ले तो वह सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, गुरप्रीत आज भी मेरे साथ है। लेकिन हर बार जब रात गहरी होती है और सड़क सुनसान, तो हम एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं, बिना कुछ कहे। क्योंकि कुछ सफर जिंदगी भर के लिए इंसान को समझदार बना देते हैं। और यही मेरी आप बीती है, डर की, भरोसे की, और उस मंजिल तक पहुंचने की जहां जिंदा पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत होती है।